नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंचल शर्मा। आप देख रहे हैं मुंबई के वो जख्म। 26 नवंबर 2008 यही वो काला दिन था जब आतंकवादियों ने अपने नापाक इरादों से मुंबई को दहला दिया था। आज का दिन भारतीय इतिहास के उन काले दिनों में दर्ज है जब मुट्ठी भर आतंकवादियों ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को खून के आंसू रुलाया था। और इस दिन वो मुंबई और भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का कोई भी शख्स नहीं भूल सकता। इस दिन पाकिस्तान की धरती से ट्रेनिंग लेकर आए आतंकवादियों ने मुंबई की सड़कों, रेलवे स्टेशन, होटल और कैफे में लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई और फिर वहां से चीख पुकार निकली और दुनिया को दहला दिया था। देखिए खास रिपोर्ट। आतंकवादियों को पनाह और ट्रेनिंग देने वाले पाकिस्तान से समुद्री मार्ग के जरिए 10 आतंकवादियों की मुंबई में अंधाधुंध गोलीबारी के कारण 18 सुरक्षा कर्मियों समेत 166 लोग असमय काल के गाल में समा गए। यही नहीं, सैकड़ों लोग इन आतंकवादी घटनाओं में घायल हुए। ये मौत के आंकड़े और घायलों की संख्या वो है जो दर्ज हुई है। ऐसे और भी लोग रहे जिनकी चोटों को नजरअंदाज कर दिया गया। कई लाशों की तो शिनाख्त भी नहीं हो पाई थी। आतंकवादियों से सीधे टक्कर लेते हुए मुंबई आतंकवाद निरोध दस्ते यानी एटीएस के उस समय के प्रमुख हेमंत करकरे शहीद हो गए थे। भारतीय सेना के मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, मुंबई के एडिशनल पुलिस कमिश्नर अशोक कामटे, सीनियर इंस्पेक्टर विजय सालसत भी आतंकवादियों की गोलियों का शिकार हो गए थे। देश के इन वीर सिपाहियों की शहादत को शायद ही दुनिया कभी भूल पाए। आतंकवादियों के निशाने पर मुंबई के वो ठिकाने या हिस्से रहे जिन पर मुंबई और मुंबईयर गर्व करते आए। इनमें छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ओबेरॉय होटल, होटल ताज, लियोपोल्ड कैफे, कामा हॉस्पिटल, यहूदियों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, नरीमन हाउस प्रमुख थे। इसके अलावा मुंबई की सड़कों पर भी आतंकवादियों ने अपनी खूनी इरादों को अंजाम दिया था। मुंबई की सुरक्षा में लगे जांबाजों ने इन हमलों के बीच एक आतंकवादी अजमल आमिर कसाब को भी जिंदा पकड़ दिया। अजमल कसाब को अपनी बात रखने के लिए वकील दिया गया और पूरी कानूनी प्रक्रिया के बाद जब कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई तो 21 नवंबर 2012 को उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। आज 26/11 मुंबई आतंकी हमले की उस घटना को 13 साल हो चुके हैं, लेकिन मुंबई के जख्म आज भी ताजा है। तो आतंकवादियों को पनाह और ट्रेनिंग देने वाले पाकिस्तान से समुद्री मार्ग के जरिए आए 10 आतंकवादियों की मुंबई में अंधाधुंध गोलीबारी के कारण 18 सुरक्षा कर्मियों समेत 166 लोगों की मौत हो गई थी। और यही नहीं, सैकड़ों लोग इन आतंकवादी घटनाओं में घायल भी हुए थे। ये मौत के आंकड़े और घायलों की संख्या वो है जो दर्ज हुई और ऐसे कई भी लोग हैं जिनकी चोटों को नजरअंदाज किया गया और कई लाशों की तो शिनाख्त ही नहीं हो पाई। आतंकवादियों से सीधे टक्कर लेते हुए मुंबई आतंकवाद निरोध दस्ते यानी एटीएस ने उस समय प्रमुख हेमंत करकरे शहीद हो गए थे। भारतीय सेना के मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, मुंबई के एडिशनल पुलिस कमिश्नर अशोक कामटे, सीनियर इंस्पेक्टर विजय सालस्कर भी आतंकवादियों की गोलियों का शिकार हुए थे और देश के इन वीर सिपाहियों की शहादत को शायद ही दुनिया कभी भूल पाए। चर्चा में आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ मेहमान जो है वो जुड़ने शुरू हो गए हैं। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ अमरदीप त्यागी जी जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर हमारे अखिलेश अखिल जी भी जुड़े हुए हैं। तो आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। और मुंबई के बारे में हम बात करेंगे। आज ही के दिन एक बड़ा अटैक हुआ था, आतंकवादी एक हमला हुआ था जिसे भारत देश क्या दुनिया भी अभी तक नहीं भूल पाई है। अमरदीप सर, आपसे जानना चाहेंगे, एक तो 26/11 का ये जो अटैक यहाँ पर हुआ था, बहुत सारे सैकड़ों लोग जो थे वो मारे गए थे, हमारे सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। तो क्या उस समय पर अगर जाकर देखें तो क्या चूक निकलकर सामने आई थी? कैसे ये अटैक जो है वो हो गया था? देखिए, बिफोर आई प्रोसीड और आई से एनीथिंग, मैं उन सब शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूं, उन सभी जवानों को जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया, आतंकवादियों के खिलाफ लड़े बिल्कुल और जख्मी हुए और अपनी शहादत तक दी। तो उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि 13 साल पहले जब ये हादसा मुंबई में हुआ तो कई बार हमारी जैसे पानी के रास्ते नहीं, समुद्र के एंट्री होते हैं। हमारे जो यू कैन से कोस्ट गार्ड है, नेवी है, उन सब से बचते बचाते वो आ जाते हैं। और जैसा रिपोर्ट्स में आता है कि कई जो हमारे सिविलियन मछुआरे जो उसमें समुद्र में मछलियां पकड़ते हैं, उन्होंने उनको इंटरसेप्ट भी किया
और जब उसकी रिपोर्ट उन्होंने पुलिस या जो भी महकमा था उनको दिया तो सबने उसको नजरअंदाज कर दिया। कैजुअल कि वी नेवर एक्सपेक्टेड कि इस तरह से वो घटना को अंजाम दे सकते हैं। तो सबसे बड़ी चूक ये हुई। दूसरी क्या है कि हमारी कहीं भी उस तरह की सुरक्षा बंदोबस्त नहीं थे जितने आज हैं। जिस तरह चेकिंग आज होती है उस तरह उस जमाने में, या बहुत पुरानी बात नहीं है, 13 साल पुरानी बात है, हमारे सबके सामने ये घटना हुई थी। तो उस तरह की चेकिंग नहीं हो रही थी उन दिनों। दूसरा, सिम कार्ड अवेलेबल कराए, क्योंकि कोई भी आतंकवादी कहीं भी बाहर से यदि इन्फिल्ट्रेट करके आता है, चाहे वो समुद्र के रास्ते से आए चाहे वो जमीन के रास्ते से आए, बगैर लोकल सपोर्ट के वो एक्टिव मतलब कुछ भी कार्रवाई नहीं कर सकता। यानी कि हमारे देश के कोई ना कोई लोग उसमें इन्वॉल्व थे। उसके अलावा जो आज लोग हैं जिन्होंने ऑब्जर्व भी किया होगा तो उन्होंने नजरअंदाज कर दिया होगा। तो ये सब कारण है कि वो इन स्पाइट ऑफ ऑल they entered to the you can say economic capital of the country and उन्होंने एक तरह से आतंक मचा दिया वहां पे, और वो 3 दिन तक वो कार्रवाई करनी पड़ी फिर हमारी सुरक्षा एजेंसी को। उसके अलावा हमारी पुलिस और दूसरे जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो मतलब उस तरह ट्रेंड नहीं थे। यानी कि आप ये समझिए कि दिल्ली से जो स्पेशल फोर्सेस एनएसजी कमांडोज को दिल्ली से फ्लाई किया गया मुंबई में उनको काउंटर करने के लिए। मैं ये कहता हूँ आपकी लोकल पुलिस उनमें कोई ऐसा, जैसे आजकल तो एटीएस वगैरह का गठन हो गया है, दे शुड ट्रेन एनफ टू हैंडल सच काइंड ऑफ सिचुएशन। हर चीज के लिए आप एनएसजी कमांडोज या उनको हर जगह नहीं डिप्लॉय कर सकते। हालांकि बहुत सारे बदलाव आए हैं और आज की तारीख में इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना इम्पॉसिबल तो नहीं कहूंगा, लेकिन मुश्किल जरूर है। बिल्कुल। अखिलेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर उस वक्त की बात करें, आज से 13 साल पहले की बात करें, तो जिस तरीके की चूक यहाँ पर बताई है अमरदीप सर ने, बिल्कुल सहमत है इससे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक लापरवाही जो है वो देखने को बिल्कुल मिली थी। अभी तक जितनी भी स्टडीज निकलकर सामने आई हैं या जितनी भी रिपोर्ट्स जो है वो अभी तक पढ़ी या लिखी जा चुकी है, उसमें साफ तौर पर ये निकल कर आया है, तो कहीं ना कहीं एक लापरवाही तो थी। और जो पॉइंट्स यहाँ पर बताए हैं अमरदीप सर ने, उस पर बिल्कुल गौर किया जा सकता है। बिल्कुल अमरजीत जी बिल्कुल सही बता रहे हैं। देखिए, उस समय जो घटना घटी थी वो कुल मिलाकर हमारी सुरक्षा एजेंसी में एक बड़ी चूक मानी गई थी। और ये चूक जो है ना, देखिए आतंकवादी क्या होते हैं कि जब जब आपकी सुरक्षा एजेंसी में चूक होगी, आतंकवादी अपना काम करके निकल जाते हैं। ये तो समझिए कि कोई भी आतंकवादी घटना, वो देखिए ये पाक प्रायोजित आतंकवाद था। ये मुंबई का जो हमला था 26/11 का, ये समझिए जो पूरी दुनिया को दहला दिया। इसमें समझिए कि पाकिस्तान पर जो बार बार जो उंगली उठाए जाते हैं उसका सबसे बड़ा सबूत था वो। बाद में पाकिस्तानी आतंकवादी और यहाँ तक कि उसके सरकार के लोगों ने भी, और यहाँ तक कि उसके जो ISI है उसने भी अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से दोनों तरह से इसकी गवाही दी है, स्वीकार किया है कि उनके इशारे पर ये घटना की गई वहाँ पर। तो सबसे बड़ी चीज है कि पाकिस्तान पर तो विश्वास करने को रहा नहीं। उसके समझिए किसी भी न राजनीतिक स्तर पर उस पर विश्वास किया जा सकता है, न आर्थिक स्तर पर, न कोई सुरक्षा की व्यवस्था पर। और सबसे बड़ी चीज ये है कि पाकिस्तान के केंद्र में जो आतंकवादी संगठनें वहाँ काम कर रही है ISI के इशारे पर, उसके ट्रेनिंग के जरिए, वही ISI के जरिए समझिए कि वो आतंकवादी गिरोह को मुंबई में भेजा गया था। और जाहिर सी बात है जो सुरक्षा एजेंसी है हमारी, जो सुरक्षा एजेंसी की बहुत बहुल मानी गई वो। और समझिए कि वो सही बात है कि वो आकाश के रास्ते से आए या पानी के रास्ते से आए या थल के रास्ते से आए, ये मामला कुछ बनता नहीं है। मामला ये बनता है कि आखिर जब हमारी इतनी सुरक्षा एजेंसी पर खर्च किए जाते हैं तो सुरक्षा व्यवस्था में चूक कैसे हो गई। और समझिए कि करीब 150-200 लोग, तो ये सरकारी आंकड़े हैं, 150-200 लोग तो घटना स्थल पर मारे गए, जबकि ये कहा जाता है कि उस पूरे
में आतंकवादी हमले में करीब 400 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि भारत में इस तरह की घटना न घटे और भारत में इस तरह का आतंकवादी घटना को समझिए फिर से अंजाम न मिले, इसकी व्यवस्था भारत सरकार को और हमारी सुरक्षा एजेंसी को करनी चाहिए। मुंबई पुलिस पर भी एक बहुत बड़ा दाग उस समय लगा था कि मुंबई पुलिस आखिर कर क्या रही थी, फिर वहाँ की जो लोकल इंटेलिजेंस है वो क्या कर रही थी, तमाम चीजें हैं। और देखिए कि ये घटना का 13 साल हो गए हैं, 13 साल के बाद समझिए कि उसकी बरसी मनाई जा रही है और हमारे जितने भी जवान उसमें शहीद हुए, जितना सुरक्षा एजेंसी से जुड़े हुए लोग मारे गए, शहीद हुए, उनको केवल श्रद्धांजलि देकर हम इस चीज को भुला नहीं सकते। ये समझिए कि भारत पर ये जो एक तरह से बहुत बड़ा हमला था, आर्थिक राजधानी पर हमला करना एक बहुत बड़ा हमला था ये। बिल्कुल। तो अमरजीत जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये जब तक सुरक्षा एजेंसी को, सुरक्षा व्यवस्था को हम मजबूत नहीं करेंगे तो आतंकवादी इस तरह की घटना को अंजाम देते रहेंगे। बिल्कुल। अखिलेश जी, चूंकि आप हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं, राजनीति का बहुत उम्दा ज्ञान आप रखते हैं, तो एक सवाल राजनीति से ही जुड़ा हुआ अगर पूछा जाए कि उस समय अजमल कसाब को पकड़ लिया गया था, जो आतंकवादी था, और उसे काफी दिनों तक उससे पूछताछ भी की गई, उसे अभी अपना पक्ष रखने की यहाँ पर बात की गई और उसे फांसी देते देते तकरीबन 2012 में उसे फांसी यहाँ पर दी गई। काफी समय जो है वो यहाँ पर लग गया। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि रक्षा और जो हमारे जवान हैं और जो भी हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां हैं वो तो अपना काम करती हैं, हमेशा तत्पर रहती है। हमारे जवान बिल्कुल आगे आके अपनी जान को जोखिम में डालकर वो हम जैसे लोगों की, आम लोगों की रक्षा तो कर जाते हैं। लेकिन पॉलिटिकल व्यू को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल व्यू ये ऐसा नहीं है कि ये इन चीजों में एक रुकावट पैदा करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं आया है और जब तक वहां से चीजें नहीं हो पाएंगी तब चीजें आगे जाके नहीं हो पाएगी। तो ये कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी नहीं है? देखिए, भारतीय जो राजनीतिक व्यवस्था है, समझिए कि उस पर तो बार बार उंगली उठती है। राजनीति तो किसी की होती नहीं है। अब क्या है, जो एक तरफ राजनीति है, दूसरी तरफ निरीह जनता है। जनता के पास क्या, जनता तो मोह माया और लोभ में फंसी हुई है। तो लोभ और मोह और माया जब जनता के पास होगी तो उधर सरकार में क्या है, ठगी का माहौल होता है। ठग सरकार, जनता लोभी, ठग सरकार। अब इस पूरे प्रकरण में होता क्या है कि आप कोई कांग्रेस तोड़ देता है, कोई बीजेपी को झंडा बुलंद करता है, जनता को इससे मतलब नहीं रखना चाहिए। मतलब तो उसको ये रखना चाहिए कि हमारे लिए सरकार कल्याण की कौन सा काम करता है। क्षणिक लोभ के लिए, क्षणिक लालच के लिए जनता जो है अपने आप की पूरी आत्मा को पॉलिटिकल पार्टी के यहाँ गिरवी रख रही है। और इसका फायदा देखिए क्या है कि आतंकवादी गिरोह का जब आप अध्ययन करेंगे, जितनी भी टेररिज्म का जो इंटरनेशनल टेररिज्म का जब अध्ययन करेंगे तो उसमें साफ समझिए कि आपको पता चल जाएगा कि जनता की कमजोरी क्या है। उसी का फायदा आतंकवादी उठाते हैं, पैसे देकर, लालच देकर, समझिए कि आपको धमका कर, डरा कर। और इसमें पॉलिटिकल सिस्टम भी शामिल होता है। इस देश में कई पॉलिटिशियंस भी हैं, कई सुरक्षा एजेंसी से जुड़े लोग भी रहे हैं, तो समझिए देश के साथ गद्दारी करते रहे हैं। ये आज की बात नहीं है, बहुत पहले से होता रहा है। तो ऐसे में क्या है, सतर्क रहने की जरूरत है। और सबसे बड़ी चीज है कि देश की जनता अगर सतर्क है, देखिए सुरक्षा एजेंसी अपनी जगह पर है, नेतागिरी अपनी जगह पर है, लेकिन देश की जनता अगर सजग है तो देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अपनी समझिए कि भारत माता के प्रति सजग है, तो समझिए कि जनता बहुत बड़ा काम कर जाती है। कोई आतंकवादी जो है ना, कोई आतंकवादी या कोई आतंक जो है देश में नहीं हो सकता है। क्योंकि हम अगर अपने को फिट हैं, अपने को सही हैं, अपने को हम लोभी लालच से बिल्कुल अलग रखते हैं, तो जनता बहुत बड़ा देश की रक्षक बन जाती है। तो ये सब बिल्कुल। अमरदीप सर, एक छोटा सा सवाल मेरा भी आपसे, क्योंकि रक्षा विशेषज्ञ है आप, रक्षा के क्षेत्र में आप बहुत कुछ जानते हैं कि किस तरीके से एक सिस्टम होता है, किस तरीके से लड़ाई यहाँ पर होती है, किस तरीके से आतंकवादियों से निपटा जाता है, इसकी जानकारी आप बहुत अच्छा रखते हैं। लेकिन क्या, मेरा सवाल भी आपसे यही है, क्या आपको नहीं लगता कि पॉलिटिकल पॉइंट्स कहीं ना कहीं आड़े आते हैं इन सब चीजों को लेकर? देखिए, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार अजमल कसाब को फांसी देने में 4 साल लगे और he was treated as if he is a guest, बिल्कुल। मतलब
ये हमारी न्याय व्यवस्था पर, हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके सब पे एक प्रश्न चिन्ह लगाता है कि क्यों हम इतना डिले करते हैं। बिल्कुल। जिस तरह हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को या सिस्टम को हमने ब्रिटिश से अडॉप्ट किया है, यदि हम उनकी कार्रवाई को देखें, हालांकि वो हमारे खिलाफ था, लेकिन they were quick in their reaction। शहीद मंगल पांडे ने जो किया उसके 1 महीने के अंदर अंदर उन्होंने उसको फांसी दे दिया था। बिल्कुल। मेरा कहने का तात्पर्य है कि हमें वी शुड प्रॉम्प्ट इन आवर रिएक्शन, और हमें इतना, और इस सबका वो फायदा उठाते हैं। दे टेक इट कि ये हमारी मजबूरी है। अरे पकड़े जाने के अजमल कसाब को 4 साल में फांसी हो गई। हो सकता है कि हमारा सिस्टम ऐसा भी पहुंच सकता था जिसको फांसी ही ना होती। ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत सारे आतंकवादी हैं जिनको फांसी होनी चाहिए और उनको फांसी नहीं होती है। वो हमारा सिस्टम उनको पाल कर रखता है। तो हमें उस चीज का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, जैसे अभी बता रहे थे सॉरी जो प्रवक्ता हैं पॉलिटिकल रिपोर्टर कि हमारी जनता को, हमें जनता के साथ साथ हमें पुलिस में रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। पुलिस पर यूजिंग इनिशियली रिवॉल्वर और पिस्टल्स लेके उन AK-47 या राइफल लेके उन AK-47 लिए आतंकवादियों का मुकाबला करे। देखो उसकी वो फीलिंग तो मैं समझ सकता हूँ, उस जोश और जज्बे को समझ सकते हैं, लेकिन क्या उन 303 की राइफल से या उन रिवॉल्वर या पिस्टल्स के साथ आप क्या AK-47 या ग्रेनेड के मुकाबला कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमें उस सबको ध्यान देना होगा। हमारी जो आम जनता है उसको वेपन हैंडलिंग की, पर्सनल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। बिल्कुल। इट शुड बी पार्ट ऑफ आवर स्कूल करिकुलम इंस्टेड ऑफ ये जूडो कराटे इज अ गेम, इट इज नॉट सेल्फ डिफेंस सिस्टम। हमें अपने बच्चों को, लड़कियों को, सबको वो ट्रेनिंग देना चाहिए सो दैट जरूरत पड़ने पर वो बिल्कुल एक कंपलसरी एक चीज ऐसी कर, हाँ एक ऐसी कंपलसरी उसको कर देना चाहिए कि आपको ये चीज आनी ही आनी चाहिए, कम से कम आप अपनी रक्षा तो कर सके। यस, नहीं रक्षा कर सके, हम दूसरों की भी रक्षा कर सकेंगे। बिल्कुल। शुड बी पार्ट ऑफ आवर करिकुलम। देखिए, जो ये हम सेल्फ डिफेंस के नाम पे कई जगह कोर्सेज चलते हैं, उनमें होता क्या है कि वो एक स्पोर्ट्स के तौर पे है। आप जूडो कराटे खेलते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपके सेम वेट का आदमी विदाउट वेपन आप उससे लड़ रहे हैं। दैट इज अ डिफरेंट इशू। हमें ट्रेनिंग देना है कि इफ समबडी इज टेकिंग यू ऑन गन पॉइंट, समबडी इज होल्डिंग ए नाइफ, तो उसका मुकाबला, और जो आपसे ज्यादा ताकतवर है, बिल्कुल बिल्कुल, and there is a man of मतलब 25-30 years old and who is मतलब more healthy than her. If she is trained properly, she can handle or she can tackle that man easily. So that should become part of our school curriculum. हमको सिखाना चाहिए, हमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में बच्चों को सिखाना चाहिए। हमारी आम जनता को पता होना चाहिए कि यदि इस तरह की कोई हरकत होती है तो या आतंकवादी किस तरह की प्रिपरेशन करते हैं, हम उन्हें देख के समझ सके कि वो देश के खिलाफ कार्रवाई करने वाले हैं या ये बाहर के लोग हैं, इनके जो जिस तरह बिहेव कर रहे हैं इनमें इनके पास वेपन हो सकता है या दे आर एंटी जो है नेशनल एलिमेंट। तो ये सब की आवश्यकता है। ठीक है, पाकिस्तान ने तो अपना काम, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। जिस तरह पाकिस्तान भारत को जो है चोट पहुंचाता है, वो अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल हो रहा है। हमें उसकी काट ढूंढनी है, हमें अपनी जो सिस्टम को स्ट्रांग बनाना है, अपनी इंटेलिजेंस को स्ट्रांग बनाना है। अदरवाइज ये तो चलता रहेगा, हम श्रद्धांजलि देते रहेंगे। हमारे जो बिल्कुल हमारे जवान जो है वो शहादत के लिए आगे आते रहेंगे और हम उन्हें श्रद्धांजलि देते रहेंगे, उससे कोई मतलब नहीं बनता है। बिल्कुल। तो उसको अभी जैसे ये सबके पास प्रूफ था कि पाकिस्तान से हैंडलिंग हो रही है, वहां से टेलीफोन पे बात हो रही है, सैटेलाइट फोन पे बात हो रही है, हमने क्यों नहीं उसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाके उसको गला दबाया उसको? और यदि गला नहीं दबाया तो उसी वक्त ऐसा अटैक होना चाहिए था पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान शुड रियलाइज कि हाँ, भारत में इस तरह की हरकत नहीं कर सकते। आप ये कार्रवाई अमेरिका में हुई है ना, अमेरिका ने उसका जवाब दिया ना, उठा के ले गया ना उसको, ओसामा बिन को मार दिया ना। तो यह सद्दाम हुसैन को खत्म कर दिया ना, इराक को पूरी तरह से उसने निस्तबूत कर दिया। इजराइल के खिलाफ आप करके देखिए, इजराइल उसका बिफ्टिंग रिप्लाई तुरंत देता है। तो भारत को भी उस तरह का जो है जज्बा लाना पड़ेगा, पॉलिटिकल विल के साथ। हमारी
जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, फोर्सेज है, दे आर ऑलवेज रेडी। सबके पास, हमारे पास जो है प्लान तैयार होते हैं। यदि इमरजेंसी में ऐसा होगा तो हम कैसे हैंडल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ऑर्डर तो मिलना चाहिए उसके लिए। एग्जैक्टली मेरा सवाल वही था कि कहीं ना कहीं ये पॉइंट आकर एक चीजों को अटकाता है। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे जानना चाह रही थी अमरदीप सर कि ये इस चीज को 13 साल हो गए हैं। 13 साल पहले जो चूक हुई थी, कैसे हुई थी, किस तरीके से हुई थी, ये तो आपसे जान लिया। अब 13 साल बीत जाने के बाद स्थितियां कैसी है? क्या अब स्थितियां बदली हैं, सजग हुए हैं लोग, या इस तरीके की घटना क्या वापस से अगर कोई चाहे तो ऐसा कुछ क्या हो सकता है? डिनाय तो नहीं किया जा सकता। आप ये नहीं कह सकते कि 100% कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन आप पिछले जो ये कैसे 2014 के बाद से अभी तक देखें तो आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है, और उसमें हमारे सिक्योरिटी जो एजेंसीज है उनको भी बहुत सारी चीजें, नए इक्विपमेंट मिले हैं, नए उनको जो फैसिलिटेट किया गया है कि वो उस तरह की चीजों को हैंडल कर सके। लेकिन अभी भी आम जनता में जागरूकता की कमी है, पुलिस में रिफॉर्म की कमी है। आज भी यदि आतंकवादी घटना होती है तो फिर अगेन यू रिक्वायर आर्मी या आपको फोर्सेस के लोग चाहिए। इस तरह की लोकल घटनाओं को कंट्रोल करना पुलिस को आना चाहिए। अभी हालांकि ऐसा नहीं है। अभी रिसेंटली देखिए ATS का सेंटर देवबंद से खुलने जा रहा है, और इस तरह मुंबई पुलिस ने भी ATS सेंटर का गठन किया है, और वो इस तरह की अपनी ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। बट स्टिल मोर चेंजेस आर रिक्वायर्ड। उनको स्पेशली ट्रेन करके स्पेशल वेपन्स के साथ तैयार रखना चाहिए, एंड दे शुड बी अवेलेबल इमीडिएटली। दे शुड नॉट बी डिप्लॉयड। जो फनी ड्यूटीज जो कई बार पुलिस को भी करनी पड़ती हैं, उन सब में उनको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, It should be specially reserved for such kind of eventuality. बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कही है। समय हमारे पास हो चला है, कम भी है, लेकिन फिर भी आपसे चलते चलते अखिलेश जी, आपसे एक सवाल मेरा ये है कि चलिए हमारी सुरक्षा में चूक थी, लेकिन उसके बाद में भी उस तरीके से निपटा गया, और आज की स्थितियां भी अलग हो गई है। लेकिन अगर हम बात करें 26/11 की, तो अजमल कसाब पकड़ा गया। अगर वो ना पकड़ाता तो आपको नहीं लगता कि एक तरीके का कलंक रह जाता भारत के ऊपर? अखिलेश जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, और समय भी हमारा हो चला है। बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और उस पूरे चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए। तो हम बात कर रहे थे मुंबई की सुरक्षा में लगे जाबाजों की। 26/11 का जो यहां पर हमला हुआ था उसके ऊपर हम बात कर रहे थे। तो मुंबई की सुरक्षा में लगे जाबाजों ने इन हमलों के बीच में एक आतंकवादी अजमल आमिर कसाब को तो जिंदा पकड़ लिया था। अजमल आजिब जो कसाब था, वो अपनी बात रखने के लिए उसे एक वकील भी दिया गया, और पूरी कानूनी प्रक्रिया के बाद जब कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई तो वो तारीख थी 21 नवंबर 2012। उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। आज 26/11 मुंबई आतंकी हमले की उस घटना को 13 साल हो चुके हैं, लेकिन मुंबई के जख्म आज भी ताजा है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।